हेलो स्टूडेंट्स, कल के पीरियड में हमने ग्राफिकल मेथड सीखी। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफिकल मेथड यानी क्या? तो आपको जो दो इक्वेशन दिए रहते हैं वो दोनों इक्वेशन के आपको सेपरेटली सॉल्व करके तीन तीन सॉल्यूशन निकालने हैं। वो तीन सॉल्यूशन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनानी है। सेम वे सेकंड इक्वेशन के भी तीन सॉल्यूशन निकाल के उसकी भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो दो लाइंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, एंड टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो जहां पे आपकी लाइन जो पॉइंट में इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ऐसा हमने ग्राफिकल मेथड में सीखा था। एक सम हमने ग्राफिकल मेथड का कर लिया है। अभी हम आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सम ले रहे हैं। थोड़ा सा ये सम में एक दो बातें आप अच्छी तरह से समझ लो कि जब भी हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो हमारा फायदा है कि जिसका जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है हम उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखें। यानी आपका भी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास में दो ऑप्शन है। पहला इक्वेशन है 3y - x = 4। तो ये इक्वेशन को आइदर मैं x = भी लिख सकता हूँ या फिर y = भी लिख सकता हूँ। हम दोनों तरह से लिख के देखेंगे। तो अगर हमने इसको -x को इधर ट्रांसफर किया तो हमको क्या मिलेगा? 3y = 4 + x। -x उधर जाके प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे या तो x होना या फिर y, इसलिए ये 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड, यानी आपको मिलेगा y = 4 + x अपॉन 3। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको x के फॉर्म में लिख सकते हैं। x के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 4 को इधर करेंगे, यानी हमको क्या मिलेगा? x को इधर ट्रांसफर किया यानी 3y, 4 को इधर ट्रांसफर किया -4 = x, यानी हमको क्या मिला? x = 3y - 4। ठीक है, तो अगर y = लिखना है तो आएगा 4 + x अपॉन 3, x = लिखना है तो आएगा 3y - 4। आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा? इससे ऐसा होता है कि अगर कोई वैल्यू डिवीजन में है, कोई वैल्यू अगर डिवीजन में है, तो जब भी हम ऊपर के वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से लेते हैं तो वो हमको सोच के लेना पड़ेगा अगर डिवीजन में कोई वैल्यू है तो। यानी कैसा? तो सपोज यहाँ पे मैंने x = कंसीडर किया 1, x = हमने 1 लिया, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 4 + x की जगह क्या आएगा? 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। अब 5/3 की वैल्यू है 1.66 रिकरिंग। 5/3 की वैल्यू क्या है? 1.66 रिकरिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? जब हमने x कितना लिया 1, तो y कितना आया 1.6। तो पहला सॉल्यूशन आया है x = 1 और y = 1.6। ये 100% इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करते समय हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि 1.6 को प्लॉट करना प्रॉपरली वो उतना परफेक्ट आना पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई आंसर आपका 1.6 की जगह 1.78 आया, तो ये पॉइंट को प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, या वो हम प्रॉपरली प्लॉट नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो ध्यान दो कि जब भी इक्वेशन में हमको दो ऑप्शन है अपने पास, या तो हमको x = लिखना है या फिर y = तो अपना फायदा किस में है? अपना फायदा किस में है? तो पहले ये ढूंढो कि इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है क्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 3 और x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो अगर इक्वेशन में कोई दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 है तो आप उसके फॉर्म में इक्वेशन को लिखो, यानी आपको वो प्रॉब्लम इजी होगा। कैसे? तो जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इसको जिसका 1 है उसके फॉर्म में लिखते हैं
तो ये आएगा 3y माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिवीजन में नहीं है, तो वैल्यू डिवीजन में नहीं है तो अपना आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अपने मन से हमने कोई भी वैल्यू ली y की, तो आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू सोच के ही लेना पड़ेगा अगर कोई वैल्यू डिवीजन में है। अब यहाँ पे अगर हमने अपने मन से y की वैल्यू कितनी ली 1, तो क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। तो जब y लिया था 1, x आया -1, फ्रैक्शन में आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि डिवीजन में कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, अगर डिवीजन में टर्म है तो वो केस में यानी ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ हमको सोच के वैल्यू लेनी पड़ेगी कि 4 में x की ऐसी वैल्यू लो कि 4 में ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो, यानी प्रॉब्लम खत्म, यानी वो फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। तो जैसा अगर हमने x की जगह लिया सपोज 2, x2 लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंगे 4 प्लस 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2। तो x2 लिया हमने तो y भी 2 आया। तो ये तो हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं। यानी मुझे आपको यही समझाना है कि जब भी डिवीजन में कोई वैल्यू है तो जब हम ऊपर के वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं तो वो समझ के लेना कि वो वैल्यू में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो डिनोमिनेटर से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा इसका ही जो सेकंड इक्वेशन जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, फिर वो केस में तो एक ना एक वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आने वाली है। फिर हमको सिर्फ ये सोच के वैल्यू लेनी है कि यहाँ की वैल्यू लेते वक्त ऐसे सोचना कि इसमें 4 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएंगी दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो फिर आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया तो हम इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें आसान कौन सा है, y इज इक्वल टू लिखा तो अपॉन 3 आ रहा है, अपॉन 3 आ रहा है तो x की वैल्यू हमको सोच के लेनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि ये इक्वेशन को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, x के फॉर्म में। तो x के फॉर्म में लिखा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। इसको x इज इक्वल टू ये 3y है, ये 4 इधर आए तो माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 4। अब जैसा हमने कल टेबल बनाया था वैसा एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बना के इसमें 3 रोज और 4 कॉलम, x y x कॉमा y। ओके, अब एक सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी है कि जब हमने y कितना लिया था 1, तो अपना x कितना आया -1। तो पहला सॉल्यूशन मिला हमको -1, 1। ओके, ठीक है। नाउ अब हम एक एक वैल्यू लेते जाएंगे। अब अगर हमने y इज इक्वल टू लिया -1, तो y -1 लिया तो 3 इंटू वाई की वैल्यू -1 माइनस क्या है 4, यानी -3 -4 विच इज इक्वल टू -7। ओके, तो जब हमने y कितना लिया -1 तो x कितना आया -7। तो ये हमको दूसरा सॉल्यूशन मिला -7, -1। ओके, अब तीसरी वैल्यू लेते हैं हम y इज इक्वल टू 0। अगर हमने y इक्वल टू क्या लिया 0, तो 3 इंटू 0 -4, यानी 0 -4 विच इज इक्वल टू -4। यानी जब हमने y कितना लिया था 0 तो x कितना आया -4। ओके, तो हमको तीसरा सॉल्यूशन क्या मिला -4, 0। समझ में आया। अब ये जो पॉइंट्स है 3 सॉल्यूशन, ये हमको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एक एक्स कोऑर्डिनेट आया है -7, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लास्ट का आंसर है -4
कॉमा 0। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या है, -1, -1, -1, यानी यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, ये x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। दूसरा है -7, -1, ये -7 और ये -1, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, ये आया -7, -1, ये पॉइंट है -1, 1। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है -4, 0, तो ये है -4, 0। अब ये तीनों को ज्वाइन करके हमको मिलेगी एक लाइन। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पे हमको समझना है वो क्या है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर इक्वेशन को उस वही वेरिएबल के फॉर्म में लिखे तो प्रॉब्लम आसान है। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। ये समझ गया है सबको? सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 4। 2x - 3y इक्वल टू 4। जैसा मैंने बोला कि किसी का कोएफिशिएंट 1 है तो वो आसान जाएगा, लेकिन इसमें किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फिर तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। 100% एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आने वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जब हम वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ऐसा कैलकुलेट कर लेंगे कि वो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएंगी दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैंने 3y को इधर ट्रांसफर किया पहले, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y। अब यहाँ पे हमको या तो x होना पॉजिटिव या फिर y, ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने टेबल बनाया, ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपको सिर्फ y की ऐसी वैल्यूज लेनी है कैलकुलेट करके कि y से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएंगी वो 2 से डिवाइड होने को होना। यानी जैसा हमको मालूम है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 चाहिए तो y कितना होना 0, तो हम पहली वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू 0। अब अपना इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2। अब हमने y कितना लिया 0, यानी 4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमको पता था 4 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए अपने कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, तो हमको पहला सॉल्यूशन मिला 2, 0। पहला सॉल्यूशन है 2, 0। ओके, नाउ दूसरी एक वैल्यू लेनी है y की, तो ये वैल्यू लेते वक्त अगर हमने y की जगह 2 रखा या -2 रखा तो ये आएगा 3 इंटू -2 यानी -6, -6 प्लस 4 यानी -2, एंड -2 इज डिविजिबल बाय 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे लेंगे y इज इक्वल टू -2 लिया तो क्या आएगा 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2, तो 3 इंटू -2 यानी 4 -6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -1। तो जब हमने y कितना लिया था
-2, तो x कितना आया -1, तो सेकंड इक्वेशन क्या मिला -1 कॉमा -2, -1 कॉमा -2। समझ में आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो थोड़ा सा ये वेरिएबल की वैल्यू सोच के लेना कि वो वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद में जो यहाँ पे वैल्यू आएंगी न्यूमरेटर में दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर, तो हमको पॉइंट्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे और उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो आसान होगा। ओके, अब एक तीसरी वैल्यू लेनी है हमको y की, दो वैल्यूज हमने ले ली है। अगर एक्चुअल क्लासरूम होता तो मैं आपको पूछता कि अब आप बताओ कि y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो अब y की वैल्यू हमको लेनी है 2 + 2, तो अगर हमने लिया y = 2 तो 3 × 2 क्या होगा 6, 6 + 4 यानी 10 एंड 10 इज डिविजिबल बाय 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो y2 लिया हमने तो यहाँ पे हमको मिलेगा 4 + 3 × 2 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 + 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। तो जब हमने y लिया था 2 तो हमको x मिला 5, तो तीसरा सॉल्यूशन आया 5 2। तो इस तरह से हमने तीनों सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मेरी लाइन उतनी प्रॉपर नहीं आएंगी। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है 2,0 यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट 2,0। दूसरा पॉइंट है -1, -2 -1, -2। और तीसरा है 5,2, 5,2। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो फिर से हमको एक लाइन मिलेगी। अब मेरे पास में ये प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट में जाके ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन इक्वेशन। ओके, इसका मैं सॉल्यूशन आपको लिख के देता हूँ क्या है, और उसके बाद में अभी हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे रिलेटेड टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6, उसका सॉल्यूशन है मेरे ग्राफ पेपर पे जगह कम थी इसलिए मैंने वो इंटरसेक्शन जो है वो आपके पॉइंट आएंगे 8,4 ने जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका आंसर है 8,4। ओके, अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका। ये बोर्ड पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, 2x - 3y = 6 और 4x - 6y = 8। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, रजिस्टर पेन आपके हाथ में है, तो इसको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से एकदम फास्ट सॉल्व करके देखो। एक मिनट में रुक जाता हूँ, आप सॉल्व करके देखो।
ट्राई किया आपने क्या किया है कि सपोज इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x सेम। ऐसा किया तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। फिर सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 8। इसको कैंसिल करने के लिए हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, लेकिन 4x माइनस 4x विल गेट कैंसल, माइनस 6y ये प्लस 6y दिस ऑल्सो विल गेट कैंसल। तो ना x की वैल्यू मिल पाएंगी ना y की, क्योंकि x और y दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल। ठीक है, और ये 12 माइनस 8 यानी आपको मिलेगा 4, लेकिन इधर ना x है ना y है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि ये प्रॉब्लम में अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। और मैंने फिर आपको बोला था कि पहले इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आएंगी, और वो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगी तो वहां वो रहेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन सवाल ऐसा है, जैसा मैंने आपको समझाया था कि एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आएंगी, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो रहेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एक इक्वेशन की एक लाइन आएंगी, दूसरे इक्वेशन की भी एक लाइन आएंगी, ये तो एकदम परफेक्ट है, ये तो आने वाला है, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ लाइन इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। ओके, लेकिन वो जो आने वाली लाइंस है उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। उसमें 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो जो लाइंस है, ये पहली पॉसिबिलिटी है कि लाइंस विल आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगी, बराबर है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि दो इक्वेशन की दो लाइंस तो आएंगी लेकिन वो एक दूसरे को पैरेलल रह सकती है। अब अगर दोनों लाइंस पैरेलल आई तो वो इंटरसेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इक्वेशन की एक लाइन आई, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन आई, लेकिन दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं, यानी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक इक्वेशन की एक लाइन आई और उसी के ऊपर दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। यानी 3 पॉसिबिलिटी है ग्राफिकली लाइंस विल आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर और द लाइंस विल बी ओवरलैपिंग, यानी एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। ठीक है, फिर आपका सवाल ये रहेगा अभी कि सर फिर ये पहचानना कैसे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल आने वाली है कि ओवरलैपिंग आने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्शन है या इंटरप्रिटेशन है, ये करने के लिए आपको एक्चुअल जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इनका रेशियो यानी ये जो कोएफिशिएंट्स है, जैसा मैंने यहाँ पे पहले लिख के रखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ax प्लस by इक्वल टू c। तो हमने अगर पहले इक्वेशन को, ये जो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको इसके साथ में कंपेयर किया तो आपको a1 की जगह क्या दिख रहा है 2, b1 की जगह -3 और c1 की जगह 6। तो अगर हमने इक्वेशन 1 को ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो आपको a1 इक्वल टू क्या दिख रहा है 2, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 6। उसी तरह से इक्वेशन 2 को सेकंड्स के साथ कंपेयर किया तो a2 की जगह कौन है 4, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -6 एंड c2 इक्वल टू 8। ओके, अब अगर हमने इनका रेशियो चेक किया तो हमको इसमें से लाइंस कैसी आएंगी वो पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया a1 अपॉन a2,
तो A1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की 4, 2/4 यानी 1/2। फिर हमने लिया B1/B2 यानी -3/-6 विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 एंड C1/C2 इक्वल टू 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे देखो आप A1/A2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आया 1/2, b के कोएफिशिएंट का रेशियो यानी B1/B2 ये भी कितना आया 1/2 और C1/C2 इसका रेशियो कितना आया 3/4। यानी यहाँ पे हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 is not equal to C1/C2। A1/A2 पहले और दूसरे इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट का रेशियो, पहले और दूसरे इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट का रेशियो ये इक्वल है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो उनसे इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन में आपको मिलेगा पैरेलल लाइन। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी लीनियर इक्वेशन में अगर x के कोएफिशिएंट का और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब आपको ग्राफिकली मिलेगा पैरेलल लाइंस और अलजेब्रिकली नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती है। तो ये जो कंडीशन है ये कब रहेंगी, जब ऐसा रहेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया कि ये A1 को 2 की जगह 1 लिया तो ये रेशियो हो जाएगा पहला 1/4 और B1/B2 का रेशियो है 1/2। तो इसका मतलब है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ग्राफिकली यू विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड अलजेब्रिकली यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीन कंडीशन है। अगर A1/A2 is equal to B1/B2 and is not equal to C1/C2, then the graphical representation will be the parallel lines and algebraically there will be no solution. ठीक है, if A1/A2 is not equal to B1/B2, then the graphical interpretation is intersecting lines and algebraically you will get unique solution. उसी तरह से ये जो है ओवरलैपिंग लाइन, इसकी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशियो इक्वल है दोनों इक्वेशन के, तो आपको मिलेगा ओवरलैपिंग लाइंस। तो ग्राफिकली ओवरलैपिंग लाइंस यानी अलजेब्रिकली आपको मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यू विल गेट इनफाइनाइटली, क्योंकि ओवरलैपिंग लाइन है मतलब 1 2 3 ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स दोनों लाइन पे लाए हो रहे हैं, यानी वो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, अब ये जो मैंने तीनों कंडीशन आपको समझाई है, तो ये मैं एक पेज पे आपको लिख के देता हूँ तीनों कंडीशन, और वो पेज आपको मैं व्हाट्सअप करूँगा। ठीक है, ये जो पार्ट अभी हमने पढ़ा है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल यानी अगर हमने ग्राफिकली सॉल्व किया तो ये तीन आंसर आ सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और ओवरलैपिंग लाइन। अलजेब्रिकली सॉल्व किया यानी एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से, तो भी तीन आंसर आएंगे। यहाँ पे आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन और यहाँ पे आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टेट बोर्ड में ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है इस पे प्रॉब्लम सेट में 1-2 सम इस पे बेस है ये कंसेप्ट पे, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर आपने सेम यही चैप्टर पढ़ा तो वो चैप्टर मैक्सिमम उसमें जो है वो ये कंसेप्ट पे उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमको भी वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सब प्रॉपरली समझा दिया है।
अब ये जो कंडीशंस है और ग्राफिकल और अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक पेज पे आपको प्रॉपरली लिख के वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं और अभी संडे को यानी कल आपका मराठी और संस्कृत का लेक्चर रहेगा और मंडे से वापस फिर मैथ, साइंस और इंग्लिश ऐसे तीनों लेक्चर कंटिन्यू होंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।